नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के लिए 30 सीरीज चल रही है और आपका एसएससी के विभिन्न एग्जाम के लिए 36 सीरीज चल रही है ना। उसके अलावा जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं आपको ई बुक भी रिवाइज करवा रहा हूँ। ये ई बुक कौन सा, जो बच्चे नए हैं, पैरासीटामोल 500 हमारे ई बुक का नाम है, जो एसएससी के एग्जाम के लिए मील का पत्थर जैसा है ना। तो इसी को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ और ये आप लोगों का ही डिमांड है। पिछले क्लास में हमने स्टार्टिंग से लेके 15 पेज तक करा था। आज के इस वीडियो में 15 से लेकर के 25 पेज के बीच से कुछ क्वेश्चंस को लेके ऑनलाइनर फॉर्मेट में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगी, सभी चीज़ याद आते चली जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चाहे आपको कोई सा भी एग्जाम देना हो जरूर देखिएगा। सवेरे हमने रेलवे वाली क्लास नंबर 19 अपलोड कर दिया था, आप लोग देखे ही होंगे। जो नहीं देखे हैं उनको जो है नमन करता हूं, और जो देखे हैं जरूर समझिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। अगर हमारा कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो ये मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय करना है। चाहे तो एसएससी के लिए ई बुक है ना, 30 सीरीज है, 30S 36X जो रनिंग में है। इसके अलावा रेलवे के लिए 30 सीरीज चल रही है और एक बिहार एसएससी का है। इतने सारे कंटेंट है, अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, भीतरगांव का मंदिर जो उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित है, यह किस वंश से संबंधित है या किस साम्राज्य से संबंधित है। तो जो भीतरगांव का मंदिर है ये ईंट से बनी हुई मंदिर है और ये आपका समर्पित है या फिर संबंधित है किससे, गुप्त साम्राज्य से, ठीक है। तो ये गुप्त साम्राज्य से रिलेशन रखता है आपका भीतरगांव का मंदिर जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ऐसे कई सारे मंदिर बनेंगे और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले अगर आपका है ना खजुराहो का मंदिर पूछ रहा है कि ये किस राजवंश से संबंधित हो जाएंगे, तो खजुराहो का हो जाएगा भैया चंदेल राजवंश से। अगर आपसे पूछ रहा है कि जो रथ मंदिर है ना, रथ मंदिर जो है ये किस राजवंश से संबंधित है, तो आपका रथ मंदिर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भैया पल्लवा से, है ना, पल्लव राजवंश से संबंधित हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। रथ मंदिर समूह से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पूछे जाते हैं कि कितने रथ हैं, तो आप कहते हो कि 5 रथ हैं, है ना, जो किसके नाम पे हैं, तो पांडव और प्लस द्रौपदी जो पांडव की पत्नी थी, है ना, तो इनके नाम पे है। तो 5 पांडव और 1 द्रौपदी तो हो गए 6। तो रथ तो संख्या है 5 लेकिन सब के नाम पे है। तो कौन से 2 कंबाइंड है, तो जो दोनों छोटे भाई थे नकुल और सहदेव उनके लिए कंबाइंड रथ मंदिर है। बाद बाकी द्रौपदी के लिए भी अलग है और अन्य 3 पांडवों के लिए भी अलग है। तो आपका हो गया 5 रथ मंदिर, है ना। कौन बनवाए थे, पल्लव शासक, ठीक है भैया। इसके अलावा आपसे पूछता है जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये किससे संबंधित होंगे, तो ये चोल वंश से संबंधित होंगे। राज चोला ने इसे बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर को। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि ये सिद्धेश्वर मंदिर है, ये सिद्धेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है, सिद्धेश्वर मंदिर ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये जो सिद्धेश्वर मंदिर है ये आपका पाल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, पाल वंश से संबंधित है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो जाएंगे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएंगे। तो ये कुछ एक मंदिर है जो आपको राजवंश को रिलेट करके आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ये सिद्धेश्वर मंदिर से याद आया, अगर आपसे पूछे, क्योंकि बांग्लादेश अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है, बांग्लादेश में एक मंदिर है सिद्धेश्वरी काली माता मंदिर, ठीक है, काफी फेमस है ना, सिद्धेश्वरी काली माता मंदिर, ये बांग्लादेश के अंदर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जैसे कटास राज पाकिस्तान का पूछा जाता है तो बांग्लादेश देश का नहीं पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, तो पहले से ही तैयारी में रखो, है ना। चलते हैं आगे। कोलाट्टम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, आपसे पूछ रहा है कि ये कोलाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो कोलाट्टम नृत्य है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा तो तमिलनाडु हो सकता है, और अगर तमिलनाडु भी ऑप्शन में नहीं होगा तो तेलंगाना ऑप्शन में हो सकता है। माने फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको जो है आंध्र प्रदेश को रखना है कोलाट्टम नृत्य के लिए, ठीक है। कोलाट्टम नृत्य आंध्र प्रदेश में स्टिक डांस है ना, छड़ी वाला डांस है, इसे छड़ी वाला डांस कहते हैं, है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कई सारे डांस होते हैं, जैसे ढीमसा लंबाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है, ढीमसा, है ना, ढीमसा लंबाड़ी ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है ना। डप्पू पप्पू वाला डप्पू, है ना, तो ये भी आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। ड पापा संजू हर्षु का डप्पू, ये भी आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का जो है
कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी से ही संबंधित भामाकल्पम है ना, भामाकल्पम, ये भी आपके आंध्र प्रदेश से ही संबंधित हो जाएंगे। बाद बाकी आंध्र प्रदेश से और क्या कुछ आपको याद रखना है सर, तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पे निर्मित भारत का प्रथम राज्य है, भाषाई आधार पे जो है निर्मित भारत का प्रथम राज्य है। इसी आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी गई थी सर। ठीक है, आंध्र प्रदेश सभी तटीय राज्यों में, जितने आपका तटीय राज्य है 9 गो है ना, इसमें जो आंध्र प्रदेश की तटरेखा है ये सेकेंड सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात के बाद, है ना, गुजरात के बाद जो है ये सेकेंड सबसे लंबी तटरेखा है। लेकिन मैंने बताया था कि ओवरऑल इंडिया में सबसे लंबी तटरेखा अगर यूनियन टेरिटरीज और राज्यों को माइंड नहीं किया जाए, कंबाइंड रूप से पूछा जाए, तो आपका सबसे लंबा तटरेखा किसका हो जाएगा, आप लोगों पे ही छोड़ता हूं, अभी हाल में ही 3 दिन पहले ही पढ़ाया हूं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। इसके अलावा रानी रामपाल, मनु भाकर, दीपा मलिक, नीरज चोपड़ा, अनाहत सिंह है ना, ये सभी के सभी की में जो है कौन सा एक है जो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, तो जो अनाहत सिंह है ये हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। ये किस राज्य से संबंधित है अनाहत सिंह, तो अनाहत सिंह आपका हो जाएगा मेरे भाई ये दिल्ली से संबंधित है ना, ये दिल्ली के रहने वाले हैं अनाहत सिंह। बाद बाकी सभी के सभी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी मनु भाकर को आपको याद रखना है, इनके नाम एक और नया रिकॉर्ड आ गए अपने ओलंपिक को रिलेट करते हुए इंडिया के संदर्भ में, कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला जो है ये आपका मनु भाकर हो गई है। ठीक है, ये मनु भाकर हो गई है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, और 2 अलग अलग लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु मैडम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे है ना। ये एक नया रिकॉर्ड है, इस बार के ओलंपिक में हमें कुछ खास नहीं मिला, 1+5 मिला है, 1+5 कहना होगा, 0 गोल्ड, 1 रजत नीरज चोपड़ा के द्वारा और 5 गो ब्रांज मेडल आया है। ठीक है भाई, तो ये हरियाणा से बाद बाकी अनाहत सिंह स्क्वैश खेलते हैं, ये आपके दिल्ली के रहने वाले। निखत जरीन को पूछा जाता है तेलंगाना के रहने वाले, हिमा दास को पूछा जाता है और लवलीना बोरगोहेन के, दोनों असम के रहने वाले हैं। ठीक है, इनके अलावा कृष्णा सागर बांध प्रायद्वीपीय भारत के किस नदी पर स्थित है, कृष्ण सागर बांध ये कृष्णा नदी पर न होते हुए ये है आपका कावेरी नदी पर। ठीक है, तो कृष्ण सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पेनिनसुलर इंडिया की है ना, बताइए पेनिनसुलर इंडिया की क्या है, कुछ नहीं है, कावेरी नदी पेनिनसुलर इंडिया से है ना कोई रिकॉर्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाती है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया से जो क्वेश्चन बनाती है सबसे पहले बनाती है गोदावरी है ना, गोदावरी नदी बनाती है बरका के टर्म में, कि ये सबसे बड़ा जो है फर्स्ट नंबर पे पेनिनसुलर की इंडिया की नदी है। दूसरा है कृष्णा है ना, ये आपका सेकेंड स्थान रखता है विशालता के स्थान पे पेनिनसुलर इंडिया में। और तीसरा है महानदी, ये आपका 3rd स्थान रखता है पेनिनसुलर इंडिया में। कावेरी नदी की पार्टिकुलर बात करेंगे तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना, किसको, कावेरी नदी को। कावेरी नदी आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे। और साउथ भारत के ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। साउथ भारत कहा हूँ मैं, पेनिनसुलर इंडिया नहीं कहा हूँ, सुनिएगा। पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कहेगी तो महानदी होगा, लेकिन दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी कहेगी तो कावेरी होगा। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा मेजर नदी में गंगा भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, स्वर्ण रेखा इत्यादि भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरने वाली नदियों में से है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार सागर वाला में इंदिरा बांध सागर है ना, इंदिरा बांध सागर ये जो है आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा सर है ना। सरदार सरोवर बांध है ना, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर पूछता है, ये भी आपके नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ओमकारेश्वर पूछा जाता है, ओमकारेश्वर भी आपका जो है ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा। बाद बाकी आपका टिहरी डैम जो इंडिया के सबसे ऊंची डैम है, ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है। इसी प्रकार से आपका ज्वारीय बांध जो सबसे ऊंचा है, माफ कीजिएगा गुरुत्वीय बांध जो सबसे ऊंचा है, ये सतलज नदी पे है, भाखरा नांगल बांध है ना पंजाब के अंदर। तो ये कुछ बांध है जो आपको याद रखनी चाहिए। बाद बाकी फरक्का डैम अब नहीं पूछा जाता है, ये गंगा नदी पे है। ठीक है, इसके अलावा
चलिहा साहेब उत्सव किस धर्म के लोग मनाते हैं? ये जो चलिहा साहेब उस उत्सव है ना, ये आपका सिंध समुदाय के लोग मनाते हैं। यह 40 दिन तक चलने वाली एक विशाल त्यौहार है इस धर्म में, और ये भगवान झूलेलाल को समर्पित है ना, भगवान झूलेलाल को समर्पित है चलिहा साहब उत्सव। इसी प्रकार से अगर अपने समुदाय या धार्मिक त्यौहार अलग जो आपके एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले पतेती भी पूछा जाता है, पतेती नवरोज। पतेती और नवरोज ये आपका पारसी धर्म का त्यौहार है, और नवरोज का नाम बलबन से जुड़ा हुआ है, सल्तनत कालीन गुलाम वंश के शासक, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। इसी प्रकार से जो आपका बुद्ध पूर्णिमा है, ये तो नाम से स्पष्ट है, लेकिन बैसाख पोया एक त्यौहार होता है, बैसाख पोया। बैसाख पोया जो है ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है, ठीक है। लोसार लोसांग भी बौद्ध धर्म का त्यौहार है, लेकिन वो पार्टिकुलर रीजन में होती है, हर जगह नहीं होती है। लोसार जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर होती है। लोसांग आपका सिक्किम के अंदर होती है। हेमिस भी बौद्ध धर्म का त्यौहार है जो लद्दाख में मनाया जाता है। बैसाख पोया ये आपको श्रीलंका इत्यादि में भी मनाने देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं, भूटान में भी काफ़ी मात्रा में बौद्ध धर्म के लोग हैं, और म्यांमार में भी है। अपने पड़ोसी देश का मैंने अभी 3 दिन पहले ही पूरी जायजा आपको दिया था। अब आप लेना ही नहीं चाहते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बताइए, ठीक है। इसके अलावा जो है इस्लाम धर्म में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी धूमधाम से त्यौहार होते हैं, और हम आम हो गए हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम जानते हैं इस त्यौहार को, जैसे दीपावली को जानते हैं वैसे मुहर्रम इत्यादि को भी जानते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद बाकी ये जो सिख धर्म के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। इस्लाम धर्म में बस इतना याद रखना है कि उनका जो इस्लाम धर्म का जो मुहर्रम है, ये इस्लामी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है ना, इस्लामी नव वर्ष के रूप में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। बाद बाकी और कुछ ज़्यादा याद रखने को है नहीं, है ना। और जो सिख धर्म में है वो गुरु पर्व पूछा जाता है, ये कि ये कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, तो आप कहेंगे सिख धर्म के लोग। गुरु नानक के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है गुरु पर्व, और बैसाखी सिख धर्म में नव वर्ष है, और लोहड़ी मकर संक्रांति है। इतना ध्यान रखिएगा। ये जो अपने मतलब बहुत ज़्यादा फेमस त्यौहार से हट के अगर कोई पूछता है तो इतना ही में से आता है घुमा फिरा के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस में तो महीना पूछ लेता है, जैसे दिवाली कौन महीना में होता है, रामनवमी कौन महीना में होता है, वो पूछता है। त्यौहार नहीं पूछता है कि ये किस धर्म के त्यौहार है। कभी पूछेगा जी दिवाली किस धर्म के त्यौहार है, क्योंकि सबको पता है, नहीं पूछेगा। हाँ, दिवाली को ये जरूर पूछता है रोशनी का त्यौहार कौन सा है, तो दीपावली। चलते हैं आगे। कोंकण रेलवे की स्थापना कब किया गया था? देखिए, कोंकण रेलवे की स्थापना की बात करेंगे तो 1990 में ही होती है, लेकिन कोंकण रेलवे शुरुआत हुई थी 1998 में, तो यहाँ पे 2 ईस्वी है। स्थापना कहेगा तो 1990 होगा, स्टार्टिंग वर्किंग होगा तो 1998 होगा। ये आपका 3 स्टेट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ने का काम करता है, और ये आपका 1998 में स्टार्ट करवाया गया था। और इसके रास्ते में हजारों जो है आपका पुल आता है ना, हजारों आपका जो है पुल आता है, 1000 से ज़्यादा ही आता है पुल, है ना, पुलिया। इसके अलावा इसके मुख्यालय कहाँ पे है? बेलापुर CBD में है, जो भारत में मुंबई स्थित नवी मुंबई का एक क्षेत्र है, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है कोंकण रेलवे का। रेलवे की बात कर लेते हैं। इंडिया में 1853 में स्टार्ट हुआ था। किसके समय स्टार्ट हुआ था? डलहौजी के समय स्टार्ट हुआ था। पहली गाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय करा था, और ये मुंबई टू थाना तय करा था। इसके अलावा जो आपका रेलवे है ये दुनिया में 4था स्थान रखता है। इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा जाल यानी पटरियों का जाल ये आपका उत्तर प्रदेश में मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है ना कम रेलवे का जाल है, काफ़ी जो है मतलब आपका डेंसिटी काफ़ी कम होगा। इनके अलावा जो रेलवे है, रेलवे से और क्या कुछ क्वेश्चन आता है। रेलवे यूनिवर्सिटी पहली बार कहाँ पे खोला गया था? तो बड़ोदरा के अंदर खोला गया था, इसे ध्यान रख लेंगे। रेलवे में जितने भी सिग्नलिंग से संबंधित पढ़ाई होती है इंडिया में वो ईरीसेट के अंदर होता है। ईरीसेट एक इंस्टीट्यूट है ना, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ईरीसेट है। ये आपका कहाँ पे? सिकंदराबाद के अंदर है, यहाँ पे आपको पढ़ाई होती है। इसके अलावा रेलवे से जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कब चला था? तो ये आपका 2019 के अंदर चला था, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये आपका चला था दिल्ली से बनारस के बीच। अगर आपको बात करें कि भारत में मेट्रो रेल कब चली थी तो 1984 में चली थी कोलकाता के अंदर, और अभी अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता के अंदर हाल में ही चला है। तो ये दोनों बात भी ध्यान रख लीजिएगा। अभी सबसे फास्ट ट्रेन आपका वंदे भारत ट्रेन 18 हो जाएगा, ठीक है भाई।
तो ये सब जो है ये रेलवे से जुड़ा हुआ कुछ एक बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। रेल में जो आपका पटरियाँ होता है यहाँ से भी रेलवे एग्जाम क्वेश्चन करता है। एक तो नैरो गेज होता है ना, 0.67 मीटर तक होती है। एक आपका मीटर गेज होता है, 1 मीटर होता है। और एक आपका जो बड़का गेज होता है आपका ब्रॉड गेज जिसे बोलते हैं 1.67 मीटर तक होती है। तो ये आपका रेलवे में गेज भी पूछा जाता है। एक जो है अभी भी नैरो ट्रेन चलती है माथेरन में, डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये माथेरन हिल स्टेशन कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में लोनावाला और करजत के पास है ये आपका माथेरन हिल स्टेशन। इसे भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नैरो ट्रेन चलती है ना। इनके अलावा ट्रेन से और क्या पूछता है, हाँ ट्रेन से बजट पूछता है, थोड़ा सा बजट पूछता है। देखिए बजट जो है ट्रेन में 1924 में अलग किया गया था एक वर्थ कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार, और लास्ट बजट जो है एक अलग से 2016 में सुरेश प्रभु जी पेश किए थे, और कंबाइंड रूप से 2017 में जो है बजट पेश किया गया। रेलवे को और आम बजट को मर्ज करके 2017 में पहली बार पेश किया गया है, जो आज भी क्या है मर्ज में चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये आप लोगो वगैरह देख रहे हैं अलग अलग सीरीज का, ये 36 सीरीज का है, ये ई बुक है, और ये आपका जो रेलवे वाली है आपको जो भी चाहिए ले सकते हैं। इनके अलावा डीपीएसपी के अंतर्गत प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में वर्णित है, डीपीएसपी के अंतर्गत जो है आपका प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में वर्णित है ये आपसे पूछ रहा है। तो जो प्रसूति सहायता है ये आर्टिकल 42 के अंदर है। सबसे पहले ये डीपीएसपी इसका उद्देश्य पूछा जाता है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना ये इसका उद्देश्यों में शामिल होता है ना। डीपीएसपी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा इसे भाग 4 के अंदर रखा गया है, भाग 4 के अंदर, और ये आर्टिकल कवर करते हैं 36 से 51 के बीच। इसमें 3 प्रकार की नीति है, गांधीवादी नीति, समाजवादी नीति और उदार बौद्धिक नीति है ना। इसके बारे में मैंने डिटेल से क्लास नंबर 8 या 9 में जो 36 वाला चल रहा है पढ़ा दिया हूँ, देखिएगा, या फिर टॉपिक वाइज जो है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि हर जगह पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई सारे आर्टिकल है जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन को अगर रिलेट करें डीपीएसपी से, तो मैंने कहा था इसके तहत 4 आर्टिकल का जो है प्रावधान किया गया डीपीएसपी में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना। इसके अलावा जो डीपीएसपी है ये परिवर्तनशीलता नहीं दर्शाता है। डीपीएसपी में आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से है, और 39 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समान एवं विधिक निःशुल्क न्याय से संबंधित है। 48 आपका पर्यावरण से संबंधित है। 47 नशीली पदार्थ से दूर रहना है। 45 शिक्षा से संबंधित है। 49 जो है लोकहित के जो भी जगह है उनको संरक्षण से संबंधित है। और आपका 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव से संबंधित है। और 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो ये आपका डीपीएसपी का जो है थोड़ा सा वर्णन है। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कौन गवर्नर के काल में हुआ था, पूछ रहा है। देखिए कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना जो है कर्जन के काल में हुआ था। कर्जन के काल में रेलवे बोर्ड की स्थापना भी हुआ था 1905 में, और बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में। ठीक है, ये सब जो है आपका कर्जन के काल में हुआ था, है ना। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी इसी के काल में हुआ था, जो यहाँ पे नहीं लिखा है, चलिए ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल लिखा है, ये भी मानिए विक्टोरिया मेमोरियल, बंगाल विभाजन, रेलवे बोर्ड की स्थापना, यूनिवर्सिटी आयोग, ये सभी के सभी जो है आपके कर्जन के काल में आया था। ठीक है, कर्जन 99 से 1905 तक रहा था, यानी 1899 होगा, स्वाभाविक सी बात है, 1999 नहीं होगा जी, 1899 से 1905 के बीच में रहा था। ये बंगाल विभाजन को निरस्त किसने किया था, तो ये हार्डिंग ने किया था, ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन पार्टिकुलर किस डेट को लगती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अमुक डेट को ही लगा। आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूं, एक क्वेश्चन का तो जवाब दे दो कि किस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। लैंग्वेज सुनिएगा, बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था, है ना, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। इनके अलावा गवर्नर वाले सेक्शन में जाके गवर्नर से पूरी चीज़ देख लीजिएगा, या फिर गवर्नर वाली जो भी टॉपिक वाइज सेक्शन है वहाँ पे आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जो न्यू सीरीज चल रही है उसमें गवर्नर वाली क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जा रहा है। इनके अलावा सीएससीपी द्वारा मूल आयोग की घोषणा फसल बुआई से पहले की जाती है। देखिए सीएससीपी के द्वारा कौन मूल आयोग के मूल्य की घोषणा जो है फसल बुआई से पहले हो जाती है। देखिए फसल बुआई से पहले वाला जो मूल्य है उसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना। तो यहाँ पे हम
न्यूनतम समर्थन मूल्य लिखेंगे, इसमें फिल करेंगे तो हमारा ये फिट बैठ जाएगा लाइन, ठीक है। सीएससीपी की स्थापना 1965 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। ये फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने के लिए सिफारिश करता है या जारी करता है, ठीक है। कितने फसल के करते हैं? 22+1 को करते हैं। 22 के लिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करते हैं और एक गन्ना के लिए उचित मूल्य की सिफारिश करते हैं। इस बार धान की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया है उसमें 117 रुपये की उछाल आई है और मैंने एसएससी सीजीएल वाले क्लास 2 या 3 में मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। जब भी देखा गया है धान का या बाजरा का देखा जाता है, जब अगर ज़्यादा उछाल आ जाते हैं आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, लगाने में, ठीक है भैया। तो धान का याद रख लीजिएगा इस बार का, है ना। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला लोसर उत्सव कौन धर्म के लोग मनाते हैं? तो लोसर उत्सव जो है ये आपका मोनपा समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मोनपा समुदाय के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से चांगलो आदिवासी नृत्य जो है नागालैंड में चांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तमिलनाडु त्योहार मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मिसमी, है ना, पहाड़ी का नाम भी है मिसमी। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे जो आपका माजुली फेस्टिवल होता है वहाँ पे असम के अंदर, उसमें मिसिंग जनजाति के लोग मिसिंग जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपके माजुली फेस्टिवल के अंदर। जो आपका मेदराम जात्रा त्यौहार होता है उसमें कोया जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कुछ एक जाति वाला बात हो गया, है ना। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा रूपनारायण तथा सुबनसिरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से है? रूपनारायण नदी जो है ये हुगली की सहायक नदी है और सुबनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हुगली नदी, है ना, ये आपका गंगा की धारा है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र का जो है ये आपका कहाँ से उद्गम हो जाएगा? चेमाड्यूंग, है ना, चेमाड्यूंग ग्लेशियर से आपका जो है ये ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है मानसरोवर से। और गंगा का तो आप सभी जानते हैं गंगोत्री हिमानी से होती है और देवप्रयाग में जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो गंगा कहलाती है। और पश्चिम बंगाल में 2 धारा में बढ़ जाती है। बांग्लादेश में जाने वाली धारा को पद्मा कहते हैं, इंडिया में रुके हुए धारा को हुगली कहते हैं, ठीक है भाई। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र की और भी कई सारे सहायक नदी हैं। बराक नदी इसका एक काफ़ी पूछा जाता है ना। मानस भी इसके सहायक नदियों में से है, मानस, है ना। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। और ये जो अभी आपने माजुली अभी नाम सुना था, ये माजुली आइलैंड जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही है, जो दुनिया में सबसे बड़ी आइलैंड भी है नदी वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे थोड़ी सी। इनके अलावा गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य विद्या से जुड़े हुए हैं? देखिए गंगाधर प्रधान जो है ये आपके ओडिसी शास्त्रीय विद्या से जुड़े हुए हैं, शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। गंगाधर प्रधान, मायाधर राउत, है ना, मायाधर राउत, कुमकुम मोहंती, है ना, कुमकुम मोहंती, है ना, मीनाती मिश्रा, ये सब आपके पूछे जाते हैं। बाद बाकी गुरु केलुचरण महापात्रा, ये सब तो आप जानते ही हैं। श्याम मणि देवी का संबंध जो है आपका ओडिसी लोक कला से है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ओडिशा में महापात्रा सरनेम जो भी होता है ये आपका ओडिशा में आ जाता है। बाद बाकी जो फेमस कैरेक्टर हैं उसमें सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगृही, ये भी आपके ओडिसी में आ जाएंगे। गुरु केलुचरण महापात्र तो बहुत फेमस है, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी किया था जिनका नाम सृजन है। ये 1993 के अंदर उड़ीसा में बसाए गए थे, ठीक है। देखिए जो शास्त्रीय भाषा है पहले 6 गो था, अभी वर्तमान में हो गया है 11 गो, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषा सबसे पहला कौन सा था? तमिल था, जिसे 2004 में आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और अभी मतलब ये जो नया 5 गो ऐड होने से पहले यानी इन 6 में सबसे लेटेस्ट था आपका ओडिसी, जिसे 2014 में मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे शास्त्रीय भाषा से, तो इन 5 को ऐड करेंगे तो करंट वाला सेक्शन से पूछेगा कि निम्न में से किसे ऐड नहीं किया गया या फिर कितने को किया गया, है ना। लेकिन जो स्टैटिक्स वर्जन में पूछेंगे तो 2000 मतलब ये 6 में से ही पूछेगा कि सबसे नया सबसे पुराना कौन है। तो सबसे नया जो है आपका इन 6 में ओडिसी है और सबसे पुराना तमिल है। तो पुराना तो नहीं बदलेगा लेकिन नया अब बदल गया क्योंकि 5 को नया ऐड हो गया। अच्छा, शास्त्रीय भाषा बनने के बाद क्या फायदा होता है ना। शास्त्रीय भाषा बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा जो होता है उस भाषा के विकास के लिए, है ना, इंस्टीट्यूशन वगैरह की स्थापना की जा सकती है जो केंद्र सरकार पे आधारित होगा, उनका खर्च उठाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी फायदा होती है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद किसी भी
भाषा के लिए। तो वर्तमान में कितने 11 हैं, ठीक है मेरे भाई। पाली भाषा को भी दिया गया है भाई इस बार, जो भगवान बुद्ध के उपदेश देने का मीडियम हुआ करता था। इनके अलावा भाषा से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे ये भाषा किस फैमिली से है, इंडो द्रविडियन है, इंडो आर्यन है। तो जो भी साउथ की भाषा है वो द्रविड़ फैमिली से लगा दीजिएगा, और जो भी इतने नामी गामी भाषा हम लोग जैसे हिंदी वगैरह जानते हैं, है ना, तो ये आपका इंडो आर्यन में लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ विशेष भाषा जो कुछ विशेष रीजन में ही बोले जाते हैं, जैसे कुरुख भाषा पूछा जाता है आपका, जो झारखंड उड़ीसा इत्यादि क्षेत्र में बोले जाते हैं। कुई भाषा उड़ीसा में बोले जाते हैं, है ना। गालो भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोले जाते हैं। कोक बरोक त्रिपुरा में बोले जाते हैं। महे भाषा लक्षद्वीप और केरला में बोले जाते हैं। तो ये कुछ एक भाषा है जो विशेष रीजन में बोले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। संथाली वगैरह तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये संथाल जो है रीजन ही है जहाँ पे जनजाति भी पाए जाते हैं इस समुदाय के, है ना। इनके अलावा भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस का गेम कब हुआ था? 2011 में हुआ था फार्मूला 1 रेस का गेम पहली बार भारत में। अगर आपसे मैं बात करूं कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो 50 ओवर वाला होता है क्रिकेट का, तो ये भारत कितने बार किए हैं मेजबानी? तो आप कहेंगे 2 बार, नहीं 4 बार किए हैं सर। ये सबसे पहले किए थे 1987 में, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ भी आपका कम मतलब सम्मिलित रूप से कराया गया था, अपने पड़ोसी भी इसमें मैच कराए थे। इनके अलावा फिर कराते हैं 1996 में, इसमें भी सम्मिलित रूप से होता है। फिर होता है 2011 में, इसमें पाकिस्तान तो नहीं है लेकिन ये भी सम्मिलित रूप से है, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ। फिर होता है भैया 2023 के अंदर, और इसमें जो है पूर्ण रूप से इंडिया ही मेजबानी किए थे, जो लेटेस्ट वर्ल्ड कप भी है, और इनके उप विजेता रहे थे इंडिया। तो 4 बार किए हैं आईसीसी वर्ल्ड कप का। जो आपका एशियन खेल है, इसकी शुरुआत 1951 में पहली बार दिल्ली से ही हुई थी, तो पहली बार तब हुआ। अब फिर दूसरा बार भी आपका एशियाई खेल का आयोजन इंडिया में हुआ 1982 में, तो 2 बार हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 1 बार हुआ है इंडिया में 2010 के अंदर, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अब भी लेटेस्ट में बात करेंगे तो आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का, और अगले साल आपका होगा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रख लेंगे, थोड़ा सा काम बनेगी। इनके अलावा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन से आर्टिकल के प्रयोग करते हुए करते हैं? तो ये आर्टिकल 124/2, इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकतम अपर एज कितना है? तो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? तो 33+1 हो सकते हैं। अभी भारत में हाल में ही कल ही शपथ लिए हैं 51वें सीजेआई के रूप में। कौन लिए हैं? खन्ना साहब लिए हैं। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ साहब 50वें नंबर के थे, यूयू ललित 49वें नंबर के थे, ठीक है भाई। तो ये 1 2 3 क्रम जरूर याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में जो कार्यरत न्यायाधीश महिला है, इनको भी मैंने बता दिए हैं, नागरत्ना बेला त्रिवेदी, है ना। ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, काम आवेगी, है ना। चलते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो आर्टिकल 124 में ही इसकी उपबंध करी गई है, और सर्वोच्च न्यायालय इंडिया में 1950 में अस्तित्व में आया था। लेकिन अगर प्राचीन काल में बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय 1774 में भी इंडिया में आया था, ठीक है, जो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थापित कराए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, ठीक है भाई। तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं आपके आर्टिकल 32 के अनुसार, और सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड न्यायालय है आर्टिकल 129 के अनुसार। ये सब बात ध्यान रखना है, काम होगी। इनके अलावा मोलस्का संघ के प्राणी श्वसन की क्रिया किससे करते हैं? स्वपन की क्रिया नहीं, ये सपना नहीं देखता होगा, ये श्वसन है ना, जो सांस लेते हैं हम लोग, तो वे श्वसन की क्रिया क्लोम से करते हैं मोलस्का प्राणी, है ना। मोलस्का संघ के जो प्राणी है ये क्लोम से करते हैं, क्लोम है ना। इसी क्लोम को आप मछली में गिल्स भी कह देते हो, है ना। तो ये जो मछली वगैरह हैं ये भी क्लोम से ही शोषण करते हैं, मछली क्लोम से ही करते हैं, है ना। तो कई सारे जैसे हम लोग फेफड़ा से करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, मोलस्का आपका क्लोम से करता है। मोलस्का फाइलम के जो प्राणी होते हैं उनके आंतरिक शरीर काफ़ी नर्म होते हैं, लेकिन बाहर से इनके लिए कवच का व्यवस्था किया है प्रभु ने। तो ये मोलस्का में जैसे आपका घोंघी सीपी, ऑक्टोपस इत्यादि आ जाती है ना। मोलस्का कशेरुकी है कि अकशेरुकी है? रेलवे वाला क्लास सवेरे के देखे होंगे तो आप कर पाएंगे। तो मोलस्का अकशेरुकी है। अकशेरुकी कहने का मतलब जिसमें जो है आपका रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसे अकशेरुकी कहा जाता है।
और जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुक कहा जाता है। कशेरुक के अंदर मैंने आपको बताया था 5 ही होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? पक्षी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, सरीसृप होते हैं, और आपका एक और कोई छूट रहा है ना, रेप्टेलिया। सरीसृप तो हो ही गया। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, मछली, है ना, मछली। ये 5 को जो है ये आपका क्या होता है? सरीसृप होता है, माफ कीजिएगा, कशेरुकी होता है। इसके इतर जो भी आपको दिखे अकशेरुकी होते हैं। सवेरे वाला क्लास जरूर देखिएगा, रेलवे का सीरीज जिनको एग्जाम देना है नियमित देखते रहिएगा, काम हो गया है ना। इनके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? रस्किन बॉन्ड, है ना। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक जो हैं ये आपके कौन है? रस्किन बॉन्ड साहब है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, द ब्लू अम्ब्रेला के। ये एरिया ऑफ डार्कनेस और ईरा ऑफ डार्कनेस, इनमें कन्फ्यूजन बना रहते हैं। तो जो ईरा है ना, ये शशि थरूर ने लिखे हैं, है ना, शशि थरूर ने लिखे हैं ईरा वाला, और जो एरिया वाला, शशि गलत लिखा गया रे, इधर है, शशि थरूर ने लिखा है, और जो एरिया वाला लिखा है वो VS नायपाल लिखा है ना, VS नायपॉल ये लिखे हैं आपका जो है एरिया वाला, एरिया ऑफ डार्कनेस। ईरा ऑफ डार्कनेस कहेगा तो शशि थरूर लिखे हैं। रस्किन बॉन्ड ब्लू अम्ब्रेला लिखे हैं, द रूम ऑन द रूफ लिखे हैं, रोड टू मसूरी लिखे हैं। ये सब रस्किन बॉन्ड की किताब है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अमिताभ घोष साहब, अमिताभ जी की किताब है, इनको भी मैंने कई बार बता चुके हैं। उनके किताब में नेचुरल शब्द का जिक्र होता है, जैसे लिविंग माउंटेन, है ना, रिवर ऑफ स्मोक, ये सब किताब, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कौन से शासक ने बातापी कोंडा का उपाधि धारण करा था? बातापी कोंडा का उपाधि धारण करा था नरसिंह वर्मन प्रथम। अभी मैंने बताया था जो रथ मंदिर है ना, ये रथ मंदिर इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका पल्लव शासक हो जाएंगे। कौन से शासक हो जाएंगे? पल्लवा शासक हो जाएंगे आपका कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्वेनसांग आए थे इंडिया में, ह्वेनसांग, इत्सिंग और फहियान, इनका क्रम बता दिया हूँ, कौन पहले आया, कौन पीछे आया, कौन आगे आया। तो सबसे पहले फहियान आया था, सेकेंड स्थान पे आपका ह्वेनसांग आया था, और थर्ड स्थान पे आपका इत्सिंग आया था। तीनों चाइनीज ही आपका जो है यात्री थे, ठीक है। तो इनको ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रेलवे पूछता है, पहला, दूसरा, तीसरा कौन पहले आया था, 4 को दे देगा, बोलेगा कौन सही है आने के क्रम में, ठीक है। तो ह्वेनसांग सेकेंड, ये हर्षवर्धन के काल में इंडिया आए थे। लेकिन अगर दक्षिण भारत की यात्रा पूछता है कि ये केकरा काल में किया था, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ही दक्षिण भारत भ्रमण के लिए गए थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग सीयू के नामक किताब भी लिखे थे, और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है भाई। हर्षवर्धन से 2टा क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक राजधानी और जो है नया राजधानी। तो प्रारंभिक राजधानी थानेसर और नया राजधानी कन्नौज। हर्षवर्धन के 3 किताब है, नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन की एक दरबारी है ना, हर्षचरित्र लिखे हैं बाणभट्ट, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। इनके अलावा ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में 8 गो उद्योग को कोर उद्योग का दर्जा दिया गया है। भारत में 4 गो हॉट स्पॉट है। भारत में 15 गो कृषि जलवायु क्षेत्र है ना। इस प्रकार से भारत में 365 के करीब जो है आपका क्या है, SEZ सेज जो होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र, अभी 2-3 दिन पहले बताया क्या होता है। तो लगभग इतना है, लेकिन इतने कार्यरत नहीं है ना। इसके अलावा भारत में जो है अभी 85 गो रामसर साइट है। भारत में 43 गो यूनेस्को के साइट हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ आंकड़े हैं अपने इंडिया लेवल पर, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। इनके अलावा HDI इंडेक्स 2023-24 में भारत का रैंक क्या है? तो SDG 0.644 के तहत जो है भारत को 134वां स्थान दिया गया है। अपने पड़ोसियों में चाइना का बेहतर है, 75 है। बांग्लादेश का भी बेहतर था, 129वां था। पाकिस्तान के 164वां है ना। नेपाल के 146वें हैं। इस प्रकार से जो है अपने पड़ोसियों का HDI इंडेक्स लेटेस्ट वाला है ना। ये ध्यान रख लेंगे। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। इसकी अवधारणा महबूब उल हक के नाम से भी जोड़ा जाता है, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। 2-3 दिन पहले बताया था। पाकिस्तान से 2 ही आदमी को याद रखना, एक महबूब उल हक को याद रखना है, एक आपका जो है ये मैडम जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीती थी, मलाला यूसुफजई, 2014 में, उन्हें ध्यान रखना है ना। और एक सिंधु जल समझौता जब हुआ था 1960 में, तो उन नेता का नाम याद रखना है बस। कर्नाटक संगीत में कुल कितने प्रकार के अलंकार होते हैं? 35 प्रकार के अलंकार होते हैं। और स्वर कहेंगे तो 12 प्रकार के स्वर होते हैं। कर्नाटक संगीत में जो है आपका
टेम्पो का अर्थ आपसे पूछा जाता है कि भाई कर्नाटक संगीत में टेम्पो का अर्थ क्या होता है, तो कर्नाटक संगीत में आपका टेम्पो का अर्थ होता है लयबद्ध ध्वनि, है ना, जो संगीत की लय होती है उसे टेम्पो भी कहते हैं कर्नाटक संगीत के अंदर। कर्नाटक संगीत का जो एरिया है ना ये साउथ भारत तक ही सीमित है, यहीं तक ही सीमित है, तो इसमें जो भी पड़ेगा तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल, कर्नाटक हो गया, तो यहीं तक सीमित है। बाद बाकी के भारत में हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं। इनके अलावा कर्नाटक संगीत के जो है जनक कहा जाता है पुरंदर दास को, पी दास को कहा जाता है। लेकिन कर्नाटक संगीत के जो त्रिमूर्ति हैं उनमें 3 अलग अलग नाम है, पंडित त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, इनको ध्यान रखेंगे। कर्नाटक संगीत की महारानी कहा जाता है एम सुब्बा लक्ष्मी को, और एम सुब्बा लक्ष्मी को ही सबसे पहले 1998 में जो है भारत रत्न दिया गया संगीत के क्षेत्र में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा हिमालय क्षेत्र या किसी अन्य पहाड़ी के ऊपर पाए जाने वाले नर्म घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में है ना। बुग्याल भी कहा जाता है सर, बुग्याल, बुग्याल आपके उत्तराखंड कुमायूं वाले रीजन में मिलेंगे, ठीक है। तो बुग्याल भी मिलेंगे, मर्ग भी मिलेंगे, जो घास के नर्म मैदान होता है, जो सपाट छोर के जगह पे, जो सपाट जगह तो होते हैं लेकिन ऊंचाई पर स्थित होते हैं पहाड़ी रीजन में, तो वहां पे मर्ग और बुग्याल पाया जाता है घास के मैदान को, है ना। धर्म सभा की स्थापना किसने करा था, तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने करा था, राधाकांत देव ने करा था। ये ब्रह्म समाज से उल्टा मत रखते थे, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में हुई थी, ये राजा राम मोहन राय ने करा था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867 में हुई थी, ये पांडुरंग साहब और महादेव गोविंद रानाडे साहब ने किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 में हुई थी, ज्योतिबा फुले ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1875 में हुआ था, दयानंद सरस्वती ने किया था, है ना। तो ये सब कुछ समाज है जिसे ध्यान, रामकृष्ण मिशन 1896, विवेकानंद साहब, है ना, ध्यान रखिएगा। अभिनव भारत 1904, ये आपका BD सावरकर साहब, है ना। चलते हैं आगे। अगला है नाबार्ड की स्थापना के समय किस किस की हिस्सेदारी थी, तो नाबार्ड की स्थापना के समय हिस्सेदारी भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1:1 रेशियो में, यानी 50-50%, 50% सरकार का, 50% RBI का, है ना। नाबार्ड ये कृषि सेक्टर में लोन मुहैया कराने के लिए सबसे बड़ी संस्था है। नाबार्ड के अंदर ही आपका जो रूरल बैंक होता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक है ना, उनकी जाँच इत्यादि करने के लिए नाबार्ड भी जिम्मेवार है, और उसके ऊपर है RBI, क्योंकि RBI इंडिया में जितने भी बैंकिंग व्यवस्था है सबका पिता है, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा जो नाबार्ड है इसकी स्थापना अगर पंचवर्षीय योजना को रिलेट करके पूछता है तो छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 के अंदर 12 जुलाई को हुआ था, शिवरमन समिति के रिपोर्ट के अनुसार पे हुआ था नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। अभी नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है कमेंट कीजिएगा। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा जो है 5 IIT की नींव किस पंचवर्षीय योजना में रखी गई, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में 5 IIT की नींव रखी गई है ना। इनके अलावा फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलाया गया था, कृषि पे विशेष जोर डाला गया था। फिर पंचवर्षीय योजना को A to Z बढ़िया से पढ़ा दिया हूँ, टॉपिक वाइज सेक्शन में जाके देखिएगा, एक एक गुड बात वहाँ पे लिखा हुआ है ना। आपका काम वहाँ से होगी, पढ़िएगा, है ना। कंटेंट ले भी लिए और रख के तकिया के नीचे रख रहे हैं तो कोई काम का नहीं है ना। अगर प्रिंट कराया है तो पढ़िए, अगर ऐसे भी पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कैसे भी पढ़ना है आपको भैया, है ना, क्योंकि पढ़ाई जितना करिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ऐसा नहीं कि कल से पढ़ेंगे, वो कल कभी हो ना आता। कुछ बच्चे हैं जो दीपावली के पहले ब्रेक लिए होंगे, अभी तक उठे ही नहीं, हाँ कल से देखेंगे, आज ये पिक्चर देख लेते हैं, कल से देखेंगे, तो कल जो है एग्जाम से एक दिन पहले आएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इनके अलावा ज्वार भाटा उत्पन्न होने के लिए जिम्मेवार कौन सा बल है, तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने के लिए ये अपकेंद्रीय बल भी जिम्मेवार है और गुरुत्वाकर्षण बल भी जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये दोनों बल जिम्मेवार है। ये कई प्रकार के होते हैं, लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार। ज्वार भाटा का टाइम फिक्स होता है 12 घंटा 26 मिनट के सेम 12 घंटा 26 मिनट पर सेम चीज़ जो है दोहराया जाता है, यानी ज्वार आया तो अगला ज्वार फिर 12 घंटा 26 मिनट के बाद आएगा। इस बीच में एक बार भाटा आ जाता है, यानी ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आ जाता है। ये समुद्र में आता है भाई ज्वार भाटा, खाने वाला भाटा नहीं, है ना। जल की लेवल बढ़ जाता है, ज्वार घट जाता है, भाटा, ऐसा होता है ना। तो दोस्तों ये थे आज की जो है आपका रिवीजन क्लास। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सभी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा।